कहानी की शुरुआत नॉर्वे के एक घने और सुनसान जंगल से होती है, जहां एरिक नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति पूरी तरह अकेला छिपकर रह रहा है। उसकी जिंदगी अब हर दिन जीवित रहने की एक कठिन लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि उसके पास न तो पर्याप्त पैसे हैं और न ही इतना भोजन कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। हर दिन उसे भूख, अकेलेपन और अनिश्चित भविष्य से संघर्ष करना पड़ता है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि उसने अपनी इच्छा से ये एकाकी जीवन चुना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एरिक केवल एक ही उद्देश्य लेकर अमेरिका से नॉर्वे आया था, अपने परिवार को ढूंढने के लिए। दुर्भाग्य से अपनी पूरी कोशिशों और अनगिनत दिनों तक लगातार खोज करने के बावजूद उसे अब तक अपने परिवार के बारे में सबसे छोटा भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि वे कहाँ हैं या उनके साथ आखिर क्या हुआ। एक रात जब एरिक जंगल के बीचों बीच अपने छोटे से टेंट में सो रहा होता है, तभी उसे एक ऐसा भयानक सपना आता है जो पूरी तरह वास्तविक महसूस होता है। सपने में वह देखता है कि उसके टेंट के चारों ओर खड़ा हर पेड़ बिना किसी चेतावनी के अचानक आग की लपटों में घिर जाता है। देखते ही देखते आग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ ही क्षणों में पूरा जंगल धधकती हुई आग में बदल जाता है। ये सपना इतना डरावना होता है कि एरिक घबराकर अचानक नींद से जाग जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है और वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो कुछ उसने देखा वो वास्तव में हुआ था या केवल एक सपना था। समय बीतने के साथ साथ एरिक की हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है, क्योंकि उसकी एक टांग बुरी तरह जल चुकी होती है और उसका घाव अब पहले से कहीं अधिक दर्द देने लगा है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर जल्द ही उसका इलाज नहीं हुआ तो शायद वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। आखिरकार वह जंगल की सुरक्षित जगह छोड़कर पास के कस्बे की ओर जाने का फैसला करता है, ताकि किसी तरह दवा हासिल कर सके। लेकिन उसके पास दवाइयां खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए चुपचाप एक स्थानीय क्लिनिक के अंदर घुस जाता है। बड़ी सावधानी से कर्मचारियों की नजरों से बचते हुए वो अपनी जरूरत की दवा चुरा लेता है और फिर सीधे क्लिनिक के एक बाथरूम में चला जाता है। वहां वो शांति से अपनी बुरी तरह जली हुई टांग पर मरहम लगाता है, इस उम्मीद में कि इससे दर्द कुछ कम होगा और घाव की हालत और ज्यादा खराब होने से बच जाएगी। उसे ये भी महसूस होता है कि उसके लंबे बाल और घनी दाढ़ी उसे आसानी से पहचानने लायक बना देते हैं, इसलिए वो वहीं अपने बाल और दाढ़ी दोनों काट देता है ताकि उसका चेहरा पहले जैसा न दिखाई दे। अपना इलाज पूरा करने और अपनी शक्ल बदल लेने के बाद एरिक बिना एक पल भी गवाए तुरंत क्लिनिक से बाहर निकल जाता है, इससे पहले कि किसी को उसके वहां होने का पता चल सके। दवा अपने साथ लेकर एरिक वापस जंगल की ओर लौटना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अब दिन की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो चुकी है, लेकिन जंगल के एक सुनसान रास्ते से गुजरते समय उसकी मुलाकात कुछ स्थानीय शरारती लड़कों से हो जाती है। वे उसे शांति से जाने देने के बजाय केवल अपने मनोरंजन के लिए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। उन्हीं लड़कों में ओले नाम का एक लड़का भी होता है, जो बाकी सभी से कहीं अधिक आक्रामक स्वभाव का होता है। बिना किसी झिझक के ओले एरिक को जोर से धक्का देता है, जिससे वो लड़ खड़ा जाता है। इस अचानक हुए हमले से एरिक के भीतर गुस्सा भर जाता है, लेकिन तुरंत जवाब देने के बजाय वह ओले को गंभीर चेतावनी देता है। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए एरिक कहता है कि अगर उसने दोबारा उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो वहीं जलकर मर जाएगा। न तो ओले और न ही उसके साथ मौजूद दूसरे लड़के एरिक की चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं। उन्हें लगता है कि एरिक सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। ओले हंसते हुए बिना किसी डर के फिर से उसकी ओर बढ़ता है। फिर एरिक की सारी चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। बिना किसी दिखाई देने वाले कारण या किसी स्पष्ट वजह के ओले अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। इससे पहले कि कोई समझ सके कि आखिर हुआ क्या है, उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। ये घटना वहां मौजूद हर व्यक्ति को डर और हैरानी से पूरी तरह स्तब्ध कर देती है, क्योंकि कोई भी ये समझ नहीं पाता कि एक पूरी तरह स्वस्थ लड़का, जो कुछ ही सेकंड पहले बिल्कुल सामान्य था, एरिक को छूते ही अचानक कैसे मर गया। इस रहस्यमयी मौत की खबर बहुत जल्दी अधिकारियों तक पहुंच जाती है और कुछ ही समय बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। चूंकि ओले की अचानक मौत से ठीक पहले आखिरी बार एरिक ही उसके संपर्क में था, इसलिए पुलिस तुरंत उसे हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लेती है। एरिक को हिरासत में ले जाकर पुलिस उससे लगातार पूछताछ शुरू करती है, ताकि इस रहस्यमयी घटना के पीछे छिपी सच्चाई का पता लगाया जा सके। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद एरिक एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। पूछताछ के दौरान वह पूरी तरह खामोश रहता है। वो न कोई सफाई देता है, न अपना बचाव करता है और न ही ऐसी कोई जानकारी साझा करता है जिससे जांच में जरा भी मदद मिल सके। उसका यह असामान्य व्यवहार पुलिस के शक को और भी गहरा कर देता है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि एरिक किसी बहुत बड़े रहस्य को छिपा रहा है। जब सामान्य पूछताछ से उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती तो आखिरकार जांच अधिकारी पेशेवर मदद लेने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एरिक की ये खामोशी किसी मनोवैज्ञानिक कारण से हो सकती है। इसी उम्मीद में वे क्रिस्टीन नाम की एक मनोवैज्ञानिक को बुलाते हैं, ताकि वो एरिक का विश्वास जीत सके और उससे उन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे छिपी सच्चाई उगलवा सके। आखिरकार लंबे समय तक पूरी तरह खामोश रहने के बाद एरिक ने अंततः क्रिस्टीन से बात करने का फैसला किया। पूरी ईमानदारी के साथ उसकी ओर देखते हुए उसने जोर देकर कहा
कि उसने ओले की हत्या नहीं की थी। एरिक के अनुसार उसने तो ओले को पहले ही चेतावनी दी थी कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि उसे डर था कि अगर ओले ने उसे दोबारा छुआ तो कोई भयानक घटना घट सकती है। उसने समझाया कि उस चेतावनी के बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर था। एरिक ने दावा किया कि उसने कभी भी ओले की मौत नहीं चाही थी और जो दुखद घटना हुई वो ऐसी नहीं थी जिसे उसने जानबूझकर अंजाम दिया हो। जब एरिक और क्रिस्टीन पूछताछ वाले कमरे के अंदर ये बातचीत कर रहे थे, उसी समय हेनरिक नाम का एक पुलिस अधिकारी दूसरे कमरे से उनकी हर एक बात चुपचाप सुन रहा था। एरिक की पूरी बात सुनने के बावजूद हेनरिक ने उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसकी नजर में ये रहस्यमयी अमेरिकी व्यक्ति एक खतरनाक अपराधी से ज्यादा कुछ नहीं था, जो हत्या की जिम्मेदारी से बचने के लिए अविश्वसनीय बहाने कर रहा था। इसके बावजूद क्रिस्टीन ने उसकी बातों को तुरंत खारिज करने के बजाय उससे बातचीत जारी रखी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि एरिक की कहानी में अभी भी बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, क्रिस्टीन को एरिक के अतीत से जुड़ी एक बेहद चौंका देने वाली सच्चाई का पता चला। उसे मालूम हुआ कि 3 साल पहले एक फार्म हाउस में भीषण आग लगी थी और जांच के अनुसार एरिक किसी न किसी तरह उस घटना से भी जुड़ा हुआ था। वह आग इतनी विनाशकारी थी कि उसमें लगभग 5 लोगों की जान चली गई थी। ये भयावह जानकारी सामने आते ही कई नए सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इससे ये संकेत मिलने लगा कि ओले की रहस्यमयी मौत कोई अकेली घटना नहीं थी। क्रिस्टीन के सवालों का जवाब देते हुए एरिक ने अपने बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि उसका परिवार कई पीढ़ियों से उत्तर के उस क्षेत्र में रहता आया था और उसके पूर्वजों की जड़ें भी उसी भूमि से गहराई से जुड़ी हुई थी। क्रिस्टीन उसकी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि एरिक के साथ एक खतरनाक अपराधी जैसा व्यवहार करना उसे और भी ज्यादा अपने भीतर सिमटने पर मजबूर कर रहा है। उसका विश्वास जीतने की उम्मीद में क्रिस्टीन ने एक साहसी फैसला लिया और उसके हाथों में लगी हथकड़ियां खोल दी। उसे विश्वास था कि अगर एरिक को ये महसूस होगा कि आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति उसके सामने बैठा है जो वास्तव में उसे समझना चाहता है, केवल उस पर आरोप नहीं लगाना चाहता, तो शायद वो पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाएगा। क्रिस्टीन का ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि लंबी खामोशी के बाद एरिक आखिरकार पूरी तरह खुलकर बोलने लगा। तभी ये सच्चाई सामने आई कि 3 साल पहले भीषण आग में जिन 5 लोगों की मौत हुई थी, वे कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि वे सभी एरिक के अपने ही रिश्तेदार थे। जैसे ही क्रिस्टीन ने उसके परिवार के सदस्यों के नाम लिए, एरिक के मन में दर्दनाक यादें बाढ़ की तरह लौट आई। उसके चेहरे पर गहरा दुख, अपराध बोध और असहनीय पछतावा साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उसे वो भयावह त्रासदी याद आ गई जिसने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। इतने लंबे समय तक उस बोझ को अपने भीतर दबाकर रखने के बाद वह आखिरकार टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि केवल उसके रिश्तेदारों की मौत ही नहीं, बल्कि ओले की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार था। हालांकि उसने कभी किसी को मारने का इरादा नहीं किया था, फिर भी उसने ये स्वीकार किया कि ये सारी भयानक घटनाएं उसी की वजह से हुई थी। जैसे जैसे एरिक दर्द भरी सच्चाई उजागर करता गया, पूछताछ वाले कमरे के भीतर कुछ बेहद अजीब होने लगा। बिना हवा चले ही क्रिस्टीन ने देखा कि उसके बाल अपने आप हवा में तैरने लगे थे। इससे पहले कि वो समझ पाती कि आखिर हो क्या रहा है, एरिक ने अपनी उन रहस्यमयी शक्तियों का प्रदर्शन कर दिया जिन्हें वो अब तक हर किसी से छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्रिस्टीन की आंखों के सामने ही उसने बिना किसी शारीरिक स्पर्श के पास रखे एक मृत शरीर के भीतर मौजूद पानी को बाहर निकाल लिया। अपनी आंखों के सामने ये असंभव दृश्य देखकर क्रिस्टीन को यकीन हो गया कि एरिक के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एरिक का ये प्रदर्शन बहुत जल्दी एक भयावह मोड़ ले लेता है, क्योंकि जैसा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, जैसे ही उसकी भावनाएं अस्थिर हो जाती थी, वो अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो देता था। उसके भीतर भावनाओं का तूफान जितना तेज होता गया, उसके चारों ओर मौजूद अलौकिक ऊर्जा भी उतनी ही अनियंत्रित होती चली गई। कुछ ही पलों में पूरी इमारत के अलग अलग हिस्सों पर शक्तिशाली बिजली गिरने लगी और उन्हीं बिजली की चमक से एक भीषण आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते पूरे परिसर में तेजी से फैलने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, अलार्म बजने लगे और लोग अपनी जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत से बाहर भागने लगे। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखकर क्रिस्टीन को आखिरकार वह बात समझ आ गई जिसे अब तक कोई और नहीं समझ पाया था। उसे एहसास हुआ कि एरिक की असाधारण शक्तियां सीधे उसकी भावनात्मक स्थिति से जुड़ी हुई थी। जब भी वो डर, दुख, गुस्से या अपराध बोध जैसी तीव्र भावनाओं से भर जाता था, उसकी शक्तियां अपने आप सक्रिय होकर पूरी तरह अनियंत्रित हो जाती थी। ये समझते ही कि उससे लड़ने की कोशिश करने से स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, क्रिस्टीन ने अपना पूरा ध्यान उसे शांत करने पर लगा दिया। उसने बेहद शांत और नरम आवाज में उससे बात की, उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहा और याद दिलाया कि उसके भीतर अभी भी इतनी शक्ति है कि वो अपनी अलौकिक क्षमताओं को दोबारा नियंत्रित कर सकता है, इससे पहले कि और भी निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। इस घटना के कुछ ही समय बाद अमेरिका के दूतावास के अधिकारी नॉर्वे पहुंचे ताकि एरिक को अपनी हिरासत में लेकर वापस संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया जा सके। उन अधिकारियों में हैथवे नाम का एक अधिकारी भी शामिल था,
जिसने पहुंचते ही एरिक से उसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने साफ इनकार कर दिया। उसने क्रिस्टीन के अलावा किसी और से बात करने से मना कर दिया। हैथवे उससे चाहे जितने भी सवाल पूछता रहा, एरिक पूरी तरह चुप रहा और उसने स्पष्ट कर दिया कि क्रिस्टीन ही एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वो भरोसा करता है। हेलीकॉप्टर में बैठाए जाने से ठीक पहले एरिक ने एक बेहद असामान्य अनुरोध किया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर यात्रा के दौरान उसकी शक्तियां उसके नियंत्रण से बाहर हो गई तो ये सभी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उसने हैथवे से कहा कि उसे एक बेहद शक्तिशाली बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाए ताकि पूरी यात्रा के दौरान वो बेहोश ही रहे। हैथवे ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसे भी लगा कि उसे सुरक्षित तरीके से ले जाने का यही सबसे अच्छा उपाय है। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद एरिक बेहोश हो गया और अधिकारियों ने उसे अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर अमेरिका के लिए उड़ान भर गया। जब हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ रहा था तब धीरे धीरे उस बेहोशी की दवा का असर कम होने लगा। कुछ समय बाद एरिक की आंखें खुल गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि जब वो बेहोश था तब अधिकारियों ने उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया था ताकि वो भागने की कोशिश न कर सके। ये देखकर उसे गहरा धोखा महसूस हुआ। उसे लगा कि एक बार फिर उसके विश्वास का गलत फायदा उठाया गया है। यही सोचकर उसके भीतर गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा। वह पूरी ताकत लगाकर रस्सियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और हर संभव प्रयास करने लगा कि किसी तरह उन बंधनों से आजाद हो जाए। जैसे ही उसकी भावनाएं पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हुई, ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति भी उसकी प्रतिक्रिया दे रही हो। कुछ ही क्षणों में आकाश में घने काले तूफानी बादल इकट्ठा होने लगे और चमकता हुआ दिन मोटी काली घटाओं से पूरी तरह ढक गया। एरिक जितना ज्यादा संघर्ष करता गया, तूफान उतना ही भयानक होता चला गया। तेज हवाएं हर दिशा से हेलीकॉप्टर को जोर जोर से हिलाने लगी। पूरे आसमान में गड़गड़ाहट गूंजने लगी और विमान के चारों ओर लगातार बिजली चमकने लगी। मौसम इतना भयावह हो गया कि पायलटों ने हेलीकॉप्टर पर पूरी तरह नियंत्रण खो दिया। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर बुरी तरह असंतुलित होकर समुद्र में जोरदार तरीके से जा गिरा। समुद्र के भीतर डूबने के बाद एरिक को पूरा विश्वास था कि अब उसकी मौत निश्चित है और वह किसी सामान्य इंसान की तरह डूब जाएगा। लेकिन तभी उसे एक ऐसी बात का पता चला जिसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। उसने महसूस किया कि वह पानी के अंदर बिना किसी कठिनाई के सामान्य रूप से सांस ले सकता है। ये समझते ही कि उसकी रहस्यमयी शक्तियां उसकी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक थी, एरिक का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। जैसे ही उसने अपनी भावनाओं पर दोबारा नियंत्रण पाया, उसका पहला विचार वहां से भागने का नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों की जान बचाने का था। उसने देखा कि हैथवे पानी के भीतर बेहोश पड़ा हुआ है। एरिक तुरंत उसके पास पहुंचा, उसे अपने साथ खींचते हुए पूरी ताकत से किनारे तक ले आया और उसकी जान बचा ली। लेकिन इससे पहले कि हैथवे को होश आता और उसे पता चलता कि उसकी जान किसने बचाई है, एरिक चुपचाप वहां से गायब हो गया। इस बीच जब ओले के पिता जॉन को ये पता चला कि एरिक का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद एरिक जिंदा बच गया है, तो उसने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर एरिक को पकड़ लिया जाए। जॉन का दिल अपने बेटे की मौत का बदला लेने की आग में जल रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह अपने बेटे की मौत का बदला अपने हाथों से एरिक की जान लेकर ही लेगा। दूसरी ओर एरिक किसी तरह बच निकलने में सफल हो गया और सीधे क्रिस्टीन के पास पहुंचा, जहां उसने उससे मदद मांगी। एरिक की हालत देखकर क्रिस्टीन को उस पर बहुत दया आई। वह समझ सकती थी कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए वह उसे अपने एक दोस्त के घर ले गई जहां वह सुरक्षित रह सके। वहीं पर एरिक ने पहली बार अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक क्रिस्टीन को बताई। उसने बताया कि एक दिन अचानक उसके भीतर रहस्यमयी जादुई शक्तियां जाग उठी। उन शक्तियों के जागते ही उसके चारों ओर भीषण आग भड़क उठी। वह अपनी शक्तियों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाया और अनजाने में उसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद एरिक ने अपने पूरे शरीर पर मौजूद घाव क्रिस्टीन को दिखाए। उसने बताया कि जब भी वो अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो केवल दूसरे लोगों को ही खतरा नहीं होता बल्कि उसका अपना शरीर भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यही कारण था कि वो हमेशा लोगों से जितना संभव हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करता था ताकि उसकी वजह से किसी और निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। उधर हैथवे किसी तरह अस्पताल पहुंचने में सफल हो गई। वहां पहुंचकर उसने पुलिस को बताया कि एरिक के पास मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति है। उसने दावा किया कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी बल्कि एरिक ने जानबूझकर तूफान पैदा किया था ताकि हेलीकॉप्टर समुद्र में गिर जाए और वह जिंदा बचकर भाग सके। इसी दौरान क्रिस्टीन एरिक की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में और अधिक जानना चाहती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो एरिक को उसी फार्म पर वापस ले जाएगी जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी और जहां पहली बार उसकी रहस्यमयी शक्तियां जागी थी। उधर पुलिस ने एरिक और क्रिस्टीन दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। कई प्रमुख राजमार्गों पर नाकाबंदी कर दी गई और वहां से गुजरने वाले हर वाहन की सख्ती से तलाशी ली जाने लगी। जब क्रिस्टीन ने रास्ते में पुलिस की एक चेकपोस्ट देखी तो उसने तुरंत अपनी कार दूसरी सड़क की ओर मोड़ दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय रहते कार को रोक नहीं पाई और उनकी कार सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक के बिल्कुल आमने सामने पहुंच गई। उसी क्षण एरिक बेहद डर गया। उसके भीतर उठे भय ने उसकी शक्तियों को फिर से अनियंत्रित कर दिया
और उसके शरीर से बिजली की अत्यंत शक्तिशाली तरंगे निकलने लगी। उन विद्युत तरंगों के कारण उनकी कार तुरंत बंद हो गई और पूरी तरह खराब हो गई। इतनी परेशानी के बावजूद उस ट्रक के चालक ने इंसानियत दिखाते हुए दोनों की मदद की और उन्हें अपने ट्रक में बैठाकर आगे तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। एरिक और क्रिस्टीन ने उसकी मदद स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद हैथवे और हेनरिक उस सुनसान सड़क पर पहुंचे जहां क्रिस्टीन की खराब हुई कार खड़ी थी। कार को देखकर उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया कि एरिक और क्रिस्टीन किस दिशा में जा रहे होंगे। दोनों ने फैसला किया कि वे हार्डांगर ब्रिज पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। जब एरिक और क्रिस्टीन हार्डांगर ब्रिज पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी पुलिस पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी। चारों ओर से घिर जाने के बाद उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये समझते हुए कि अगर उसने विरोध किया तो हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे, एरिक ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे पुल के बीचों बीच जाकर चुपचाप खड़ा हो गया, लेकिन ठीक उसी समय क्रिस्टीन ने उसे बचाने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी के दौरान पुलिस के एक अधिकारी ने क्रिस्टीन को घायल कर दिया। जैसे ही एरिक ने ये दृश्य देखा, उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके नियंत्रण खोते ही उसकी अलौकिक शक्तियां अपने आप सक्रिय हो गई और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। किसी तरह क्रिस्टीन ने एक बार फिर एरिक को शांत करने में सफलता हासिल की। उसने उससे लगातार कहा कि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वहां मौजूद कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्रिस्टीन की बात सुनकर एरिक ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सके। उसने आसपास मौजूद सारी विद्युत ऊर्जा को अपने ही शरीर के भीतर समेट लिया, लेकिन इतनी अपार शक्ति अपने अंदर समाहित करने के कारण उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाया और कुछ ही क्षणों बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हेनरिक और वहां मौजूद हर व्यक्ति एरिक की अविश्वसनीय शक्तियों को अपनी आंखों से देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उसी क्षण हेनरिक को पहली बार एहसास हुआ कि शायद एरिक वास्तव में कोई बुरा इंसान नहीं है। वह आगे बढ़ा, एरिक और क्रिस्टीन दोनों के पास पहुंचा और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गया। इसी बीच जब जॉन को ये पता चला कि एरिक अस्पताल में भर्ती है, तो उसने बिना एक पल की देरी किए वहीं जाकर उसकी हत्या करने का फैसला किया और तुरंत अस्पताल की ओर निकल पड़ा। उधर पूरे शहर में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग ये कहने लगे कि एरिक वास्तव में थॉर का पुनर्जन्म है, क्योंकि ठीक नॉर्स देवता थॉर की तरह उसके पास भी बिजली को बुलाने और उसे नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति थी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने ये जानने का फैसला किया कि आखिर एरिक की इन असाधारण शक्तियों का स्रोत क्या है। इसलिए उन्होंने उसके ऊपर कई तरह के चिकित्सीय परीक्षण करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही एरिक को इन परीक्षणों का डर महसूस हुआ, वो फिर से घबरा गया। उसके डर के साथ ही उसके शरीर से एक बार फिर अत्यंत शक्तिशाली विद्युत तरंगे निकलने लगी। कुछ ही सेकंडों में उन तरंगों ने अस्पताल के सारे चिकित्सा उपकरणों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इन उपकरणों के नष्ट हो जाने के कारण अस्पताल में इलाज करा रहे एक छोटे बच्चे का उपचार अचानक बीच में ही रुक गया। इलाज रुकने की वजह से उस बच्चे को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। जब एरिक को इस दुखद घटना के बारे में पता चला तो वो गहरे अपराध बोध से भर गया। उसे लगा कि एक और निर्दोष जान उसकी वजह से चली गई है। वो तुरंत उस बच्चे की मदद करने के लिए उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह बच्चे के कमरे तक पहुंच पाता, जॉन उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में अपने बेटे की मौत का बदला लेने की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना एक पल गवाए अपनी बंदूक निकाली और सीधे एरिक पर तान दी। जॉन अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। ये सुनकर एरिक ने उससे माफी मांगी और कहा कि अगर उसकी जान लेने से जॉन के दिल को शांति मिल सकती है तो वो बिना किसी विरोध के अपनी मौत स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन उसी समय उस छोटे बच्चे को एरिक की मदद की सख्त जरूरत थी। एरिक की ये बात सुनकर जॉन का दिल भी पिघल गया। उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली और एरिक को मारने का इरादा छोड़ दिया। एरिक तुरंत दौड़कर उस बच्चे के कमरे में पहुंचा। उसने बच्चे की छाती पर अपना हाथ रखा। तभी उसके शरीर से एक रहस्यमयी जादुई शक्ति बाहर निकलने लगी। अगले ही पल ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी। वो बच्चा अचानक दोबारा जीवित हो उठा। इतना ही नहीं, उसकी पूरी बीमारी भी पूरी तरह ठीक हो गई, मानो वो कभी बीमार था ही नहीं। ये सब अपनी आंखों के सामने देखने के बाद हेनरिक को पूरा विश्वास हो गया कि एरिक किसी भी तरह से बुरा इंसान नहीं हो सकता। उसने फैसला किया कि अब वो एरिक की मदद करेगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उसकी इन अविश्वसनीय शक्तियों का असली स्रोत क्या है और वे उसके भीतर कहां से आई है। इसके बाद हेनरिक, एरिक और क्रिस्टीन तीनों उसी फार्म की ओर रवाना हो गए जहां कभी एरिक के रिश्तेदार रहा करते थे। लेकिन जैसे ही एरिक अस्पताल से बाहर निकला, उसने देखा कि वहां पहले से ही सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। वे सभी केवल उसकी एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे उसे थॉर का पुनर्जन्म मान चुके थे। इसलिए जैसे ही एरिक बाहर आया, लोगों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी और उसका उत्साहपूर्वक स्वागत करने लगे। लेकिन एरिक इस भीड़ को देखकर खुश नहीं था। उसे डर था कि कहीं उसकी शक्तियां एक बार फिर अनियंत्रित न हो जाए
और उसकी वजह से वहां मौजूद किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए। आखिरकार तीनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में हेनरिक ने क्रिस्टीन को नॉर्स देवताओं के बारे में लिखी एक प्राचीन पुस्तक दी। उस पुस्तक में लिखा था कि रैग्नारोक के बाद थॉर के बच्चे एक फार्म पर आकर बस गए थे और संभव है कि वही फार्म वो जगह हो जहां कभी एरिक के रिश्तेदार रहा करते थे। अगर ये बात सच साबित होती तो इसका मतलब ये होता कि एरिक स्वयं बिजली के देवता थॉर का वंशज था। आखिरकार वे उस फार्म पर पहुंच गए। जैसे ही एरिक वहां पहुंचा, वो अचानक अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, मानो उसे उस जगह से किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा हो। इसके बाद हेनरिक ने मजदूरों को बुलाया और वहां खुदाई शुरू करवा दी, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी ओर हैथवे पहले ही पूरे फार्म को सैन्य बलों से घेर चुकी थी। हैथवे ने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दिया कि अगर एरिक ने जरा भी कोई संदिग्ध हरकत की तो बिना किसी चेतावनी के उसे तुरंत गोली मार दी जाए। काफी देर तक खुदाई चलती रही। आखिरकार उन्हें जमीन के नीचे बनी कई प्राचीन गुफाएं मिली। उन गुफाओं की दीवारों पर नॉर्स देवताओं की कहानियां उकेरी हुई थी। उन प्राचीन शिलालेखों में लिखा था कि रैग्नारोक के बाद थॉर के वंशज पृथ्वी पर आए थे और यहीं आकर बस गए थे। तभी से उनकी रक्तरेखा लगातार पृथ्वी पर जीवित रही थी और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। ये खोज आखिरकार इस बात की अंतिम पुष्टि थी कि एरिक वास्तव में थॉर के वंशजों में से एक था। अब वो क्षण आ चुका था जब एरिक को उस गुफा के भीतर प्रवेश करना था, जहां थॉर का महान और पौराणिक हथियार उसका इंतजार कर रहा था। जब एरिक गुफा के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचा तो उसे वहां एक प्राचीन संदूक मिला। उस संदूक के अंदर एक जोड़ी विशेष दस्ताने और एक बेल्ट रखी हुई थी। और फिर आखिरकार उसकी नजर उस वस्तु पर पड़ी जिसकी खोज सदियों से केवल कथाओं में की जाती रही थी, थॉर का प्रसिद्ध हथौड़ा म्योल्निर। जैसे ही एरिक ने वे विशेष दस्ताने और बेल्ट पहनकर म्योल्निर को अपने हाथों में उठाया, उसी क्षण पूरे आकाश में एक अत्यंत शक्तिशाली बिजली चमकी। उस पल से एरिक थॉर के हथौड़े म्योल्निर के माध्यम से बिजली को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। आखिरकार वह स्वयं बिजली का देवता बन चुका था। जैसे ही एरिक गुफा से बाहर निकला, हजारों लोगों ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़ दिए और उसकी ओर दौड़ पड़े। हर कोई अपनी आंखों से थॉर और उसके जादुई हथौड़े को देखने के लिए बेताब था। क्रिस्टीन सबसे पहले उसकी ओर दौड़ी, क्योंकि वो इस बात से बेहद खुश थी कि एरिक को आखिरकार अपनी असली पहचान का पता चल गया था और उसे ये सच्चाई मालूम हो गई थी कि वो वास्तव में कौन है। पूरा शहर भी अब एरिक को पहले की तरह डर की नजर से नहीं बल्कि सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा था। लेकिन ठीक उसी समय बाहर खड़ी हैथवे ने अपने सैनिकों को एरिक पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। हालांकि वो गोली एरिक को नहीं लगी, उसकी जगह वह सीधे क्रिस्टीन को जा लगी और उसने वहीं उसी क्षण दम तोड़ दिया। क्रिस्टीन की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर एरिक का गुस्सा पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने पूरी ताकत से थॉर के हथौड़े को घुमाना शुरू कर दिया। अगले ही पल पूरे आकाश में इतनी भयानक और शक्तिशाली बिजली गिरने लगी कि मानो आसमान ही फट गया हो। ये भयावह दृश्य देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगे। भगदड़ और तबाही के बीच कई लोगों की मौत भी हो गई। कुछ ही समय में पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि थॉर के वंशज एक बार फिर पृथ्वी पर लौट आए हैं। लेकिन सरकार ने एरिक को एक नायक के रूप में नहीं बल्कि एक आतंकवादी घोषित कर दिया और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।